हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मालिनी अपने पति और सास के साथ बड़े शहर के एक छोटे से घर में रहती थी। मालिनी का पति पूरे दिन मजदूरी करता और रात को खाने का सामान लेकर आया करता। इनकी जिंदगी बड़ी ही दुख भरी थी, इसीलिए मालिनी अपने गरीबी वाले दिन को बदलने की पूरी कोशिश करती रहती है। ऐसे ही एक दिन मालिनी अपने सास से कहती है, माँ जी, क्या हमारे दुख भरे दिन कभी खत्म होंगे भी या नहीं? मुझे तो शक होता है, जैसे हमारे घर की परिस्थिति है, शायद ही कभी हमारी किस्मत बदलेगी। नहीं बहू, ऐसा मत बोल। अगर तू ही उम्मीद खो देगी तो हम क्या करेंगे? एक तेरी ही तो बातें सुनकर हमको हौसला आता है कुछ करने का। लेकिन माँ जी, अगर कुछ करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। हमारे पास उम्मीद के अलावा और कुछ नहीं है। इतने पैसे भी नहीं है जिसे कोई काम में खर्च करूं। बहू, हार मत मान। ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ कर ही हमको ऐसी जिंदगी दी है, तभी आज हम इस हालत में हैं। शायद कभी हमारी हालत सुधर जाए। माँ जी, उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन ऊपर वाले से उम्मीद रखना ये गलत बात है। ऊपर वाला हमारे सामने सिर्फ मौका रखता है, लेकिन उस मौके का फायदा कैसे उठाना है वो हम पे है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, कुछ करके दिखाओ। मुझे भी लगे कि मेरी बहू बहुत होनहार है और समझदार भी है, वो भी किसी से कम नहीं है। लेकिन माँ जी, आप कैसे और क्या करेंगी? और मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आपको मुझ पे गर्व हो? हर चीज मैं ही बताऊं क्या? खुद भी कुछ करने का सोचो। अपने पति के साथ दो या अपने लिए कुछ करो। बहू, अब तेरी मर्जी है, तुझे जो करना है कर। लेकिन माँ जी, ऐसा क्या देंगी आप जिसे लेकर मैं कुछ भी कर सकती हूँ? मालिनी की बात सुनकर दमयंती अपने संदूक से एक सोने की बालियां निकालती है और अपनी बहू को देते हुए कहती है, बहू, ये ले सोने की बाली। इस सोने की बाली मुझे मेरी सास ने मुंह दिखाई में दिया था, लेकिन मैंने तुझे नहीं दी क्योंकि हालात सही नहीं थे हमारे घर के। अगर कोई और होता ना तो वो सोने की बाली बेचकर अपनी जरूरत की चीजें ले लेता, इसलिए मैंने संभाल कर रखी थी ये। माँ जी, कितनी सुंदर बाली है। मैं इसे बेचकर कुछ खाने पीने की दुकान खोलूंगी। मैं चाहती हूँ आप मेरी मदद करो। हाँ बहू, अगर हमारे कुछ करने से हमारे घर की हालत सुधर जाती है तो मैं जरूर तेरी मदद करूँगी। बस तू अभी हार मत मानना। माँ जी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बस आप हमारे साथ ऐसे ही रहिए। दोनों बातें करते हैं और ऐसे ही अगली सुबह मालिनी और दमयंती दोनों मिलकर उस सोने की बाली ले जाकर और उससे मिले पैसे से अपने दुकान के लिए सामान लेकर आती है। और ये सब सामान देखकर मालिनी का पति सूरज बोलता है, ये सब क्या है मालिनी? इतना ज्यादा सामान किसका है? तुम्हें कोई काम मिला है क्या? किसी का सामान उसके घर तक पहुंचाने का? नहीं बाबा, ये हमारा सामान है। मैं सोच रही हूँ अपना कुछ काम डालूं ताकि हमारे हाथ में कुछ पैसे रहें। आपका काम चलता रहे। मैं और माँ जी खाने के कुछ दुकान डाल लेंगे, सही है ना? लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए तो आए कहाँ से? सच सच बताना, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। और कहीं कुछ गलत काम तो नहीं किया ना तुमने? और माँ, आप इसका साथ दे रही हो? अरे आपने एक बार भी पूछा नहीं इससे कि ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे मेरे ही हैं। और हाँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। माँ जी, आप बताइए ना। हाँ सूरज बेटा, ये सब मालिनी अपने पैसों से ही लेकर आई है। इसने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही इसके गलत काम पे इसका साथ दे रही हूँ मैं। ठीक है माँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन कल तक तो हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे और आज अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? बस इतना मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। माँ जी ने अपने सोने की बूंदी मुझे दे दी और मैंने उसे बेच दिया, और उसी पैसे से ये सारा सामान खाने पीने का जो है और ये बर्तन मैं ले आई, ताकि मैं और माँ जी मिलकर कुछ खाने पीने की दुकान लगाएं। बस इतनी सी बात को कितना खींच दिया आपने। उफ। मालिनी, पूछना पड़ता है ताकि कल को कोई हमें गलत ना कहे। और अगर तुम्हारा ये करने का इरादा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी नहीं, अभी आप अपना काम करो। कहीं एक जगह से पैसे आने चाहिए, वो काम आप करते रहिए। सूरज को मालिनी की बात कहीं हद तक सही भी लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मालिनी ने अपने पकोड़े की दुकान खोल लिया था, लेकिन उसके दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं होती। ऐसे ही एक शाम मालिनी उदास होकर अपने घर में बैठी हुई थी। तभी उसकी पड़ोसन उषा आती है और कहती है उससे, क्या हुआ मालिनी बहन, उदास क्यों बैठी हो? कोई बड़ी बात हो गई है क्या?
अगर कोई मुसीबत है तो मुझे बताओ, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। नहीं उषा बहन, बस मैंने पकोड़े की दुकान खोल ली है, लेकिन मेरी दुकान में ग्राहक आते नहीं हैं। पता नहीं ऐसा क्या बनाऊं जिसे सब खाकर मेरे पकोड़े के दीवाने हो जाएं। एक बात बताऊं, हो सके तो आप हर तरह के पकोड़े बनाया करो, ताकि जिसे जो पकोड़े खाने हो वो खाए। हाँ, लेकिन इतनी सारी चीज अगर वेग के साथ बनाऊंगी तो वो खराब हो जाएंगी। ऐसा कीजिए, आप भाई साहब को भी कुछ पकोड़े बेचने के लिए दे दीजिए, ताकि वो हर जगह घूम घूम कर आपके पकोड़े बेच सके, जिससे आपकी कुछ हद तक मदद भी हो जाएगी। हाँ, ये भी बात सही कही आपने। मैं उनसे बात करती हूँ, उनको भी मेरी मदद करने का पहले से ही मन था। उषा की बात सुनकर मालिनी का मूड ठीक हो जाता है और वो अपने पति के आने का इंतजार करती है। और जैसे ही सूरज अपने काम से घर वापस आता है, तभी अपनी सास और पति को बोलती है, सूरज जी, मुझे आपसे और माँ जी से कुछ कहना है, क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ कहो, तुमको कभी कुछ कहने के लिए मना किया है मैंने? और तुमको आज से पहले ऐसे बात करते हुए मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा, जो बात कहनी कहो। सूरज जी, माँ जी, मैं सोच रही हूँ सूरज जी भी हमारे साथ पकोड़े बेचने में हमारी मदद करें। सूरज जी के पास ठेला है, तो वो उसमें पकोड़े हर जगह जगह घूमकर बेच सकते हैं। यही बोलना था, क्या मैंने सही कहा? वाह बहू, बहुत सही कहा तुमने। मैं भी यही सोच रही थी हमारे पकोड़ों की दुकान को बढ़ाने के लिए, ताकि सबको तुम्हारे हाथ के पकोड़े का स्वाद मिल सके। सूरज जी, आप क्यों चुप हैं? कुछ बोलिए ना। क्या आप मेरी तरकीब सही लगी ना आपको? नहीं करना है ऐसा तो जैसे आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अरे पागल, मैं बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने मुझे अपने साथ मदद करने के लिए रख ही लिया। तो बताओ, कब से पकोड़े बेचना स्टार्ट करूँ मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारे खास पकोड़ों की दुकान में कल से ही काम चालू कर दूँ। हाँ जरूर, नेकी और पूछ पूछ कल से क्या, अभी शाम को ही थोड़ा घूम आए, ताकि सबको पता चल जाए अब हमारा एक नहीं दो दो पकोड़े की दुकान है। मालिनी अपने पति सूरज को पकोड़े देती है और सूरज उसे बेचने चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मालिनी के पकोड़े की दुकान होटल में बदल चुका था, जहां पर बहुत दूर दूर से उसके खास पकोड़े खाने आते थे। ऐसे ही एक दिन एक मानिक नाम का लड़का न्यूज रिपोर्टर सूरज से कहता है, सूरज जी, क्या बात है, आपके पकोड़ों का होटल तो बहुत ही बड़ा है। इसको यहाँ तक पहुँचाने में आपको काफी समय लग गया होगा। आपने बहुत परिश्रम भी किया होगा इसको यहाँ तक पहुँचाने में। इसे देखकर तो पता लग ही रहा है। जी नहीं, मैंने शायद इतनी मेहनत नहीं की है जितनी मेहनत मेरी पत्नी ने की है। उसको ही भरोसा था कि हमारे दिन बदलेंगे, और देखिए ना, उसके भरोसे को भगवान ने पूरा कर दिया। हम एक छोटा सा दुकान लगाया करते थे ठेले पर, और अब देखिए हमारे पास खुद का इतना बड़ा होटल है। सिर्फ और सिर्फ ये मेरी ना पत्नी की सफलता है। वाह, आज पहली बार किसी पति को देख रहा हूँ जो अपनी पत्नी की इतनी तारीफ कर रहा है। सभी लोग कहते हैं दौलत आने के बाद हर औरत में घमंड आ जाता है, लेकिन आपकी पत्नी ने इस बात को गलत साबित कर दिया। देखिए, आज भी वो अपने हाथों से खुद पकोड़े तलकर ग्राहकों को खिला रही हैं। जी, मेरी पत्नी की यही तो बात है, हमेशा खुद को वहीं रखती है जहाँ से हम उठकर आए हैं। सूरज की बात और मालिनी का स्वभाव को देखकर वो रिपोर्टर भी मालिनी का फैन हो जाता है। मालिनी अब धीरे धीरे 1 से 2 होटल खोल चुकी थी। यही है मालिनी की सफर की कहानी, जो बुरे वक्त में खुद को और मजबूत करके खुद को यहाँ तक पहुँचाई है। मोहन काम से घर आता है और अपनी बीवी सविता को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे सविता, आज घर में इतनी शांति क्यों है? कहाँ हैं दोनों शैतान? आज सुबह भी जल्दी उठकर पता नहीं कहाँ चले गए थे, और अब शाम को घर आया हूँ तो तब भी नहीं है। होंगे कहाँ, हमारे पड़ोसी ने नया टीवी लिया है तो वहीं होंगे दोनों। पूरा दिन ना खाने का होश होता है, ना ही पढ़ाई का। भूख लगेगी तो अब खुद ही भागे चले आएंगे। मैं तो बुला बुला कर थक गई। कोई बात नहीं, अच्छा है, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे तो मन भी लगा रहेगा, वरना घर आते ही बोलना शुरू हो जाएंगे, पापा ये नहीं लाए वो नहीं लाए। अब मैं कहाँ से कुछ लाऊं दोनों के लिए? पैसे ही कहाँ हैं? बच्चे हैं दोनों, अब दूसरों को देखकर उनका भी तो मन करेगा ही ना, इसलिए बोल देते हैं दोनों। हाँ, तुम बात तो सही बोल रही हो, लेकिन मुझसे उनके उदास चेहरे नहीं देखे जाते। आप इनकी फिक्र मत करो, अब तो इन्हें भी पता चल गया है कि हम गरीब हैं और हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि और बाकी लोगों की तरह ठाठ से रह सके। आप बताओ, कोई और काम मिला आपको? नहीं, कोई और काम मिला ही नहीं। यहाँ इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी 2 पैसे ही मिलते हैं, और समझ ही नहीं आता
उन 2 पैसों का क्या करूं? घर में दूं या फिर जो बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा लिया था वहाँ दूं? आप परेशान मत हो, थोड़ा समय दो, देखना सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, जो पैसे मिले हैं वो थोड़े कर्जे में दे दो और बाकी से घर का खर्चा चल जाएगा। इससे दोनों काम हो जाएंगे हमारे। दोनों काम होने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। मालिक ने अभी पैसे दिए ही कहाँ हैं? बोल रहे हैं थोड़ा समय और लग सकता है। इस बात से तो मैं और भी परेशान हो रहा हूँ। सविता और मोहन दोनों बातें कर रहे थे कि इतने में मोहन की बड़ी बेटी पिंकी और छोटी बेटी रिंकी दोनों वहाँ आते हैं और दोनों मोहन को देखते ही उसके पास भागते हुए जाती हैं और मोहन से रिंकी कहती है, पापा आप आ गए। आपको पता है आज हम कहाँ थे? पता ही होगा पापा को, अब तक तो माँ ने सब बता ही दिया होगा पापा को। क्यों पापा, आपको पता है ना? हाँ बेटा, और तुम दोनों अब तक कहाँ थे? थोड़ा तो घर पर भी रुक लिया करो। और तुम दोनों ने आज पढ़ाई की? माँ क्या बता रही थी? तुम दोनों पूरे दिन पड़ोसी के घर टीवी ही देखते रहे। हाँ पापा, उन्होंने ना नया टीवी लिया है, बहुत बड़ा टीवी है। ऐसा टीवी तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। आज उनके घर तो गांव के सारे बच्चे इकट्ठा होकर टीवी देख रहे थे, तो हम भी वहीं पर थे। चल चल झूठ मत बोल पापा, उनकी तरह टीवी अब तो गांव में सबके पास ही है। ये रिंकी को कोई भी नई चीज दिखती है ना, रिंकी को बहुत अच्छी लगने लग जाती है। लेकिन सच में टीवी तो बहुत अच्छा था। बस तुम दोनों ने टीवी ही देखा या फिर पढ़ाई भी की थी? टीवी देखने के चक्कर में पढ़ाई को मत भूलना। पापा हम भी टीवी ले लेते हैं ना, अगर हमारे घर पर भी टीवी होगा तो हम टीवी देखने कभी उनके घर नहीं जाएंगे और पढ़ाई भी अपने घर पर ही करेंगे। सबके घर हैं, हमारे घर भी तो होना चाहिए ना टीवी। हाँ पापा, हम भी टीवी ले लेते हैं ना। इतना समय हो गया, आप हमेशा हमारी बात को टाल देते हो, लेकिन अब तो मान जाओ ना, ले लेते हैं टीवी हम भी। माँ आप बोलो ना पापा को, आपकी बात मान लेंगे वो। सुनिए जी, मुझे सही लग रहा है अब तो, क्यों ना हम भी टीवी ले ले। हमारे आस पड़ोस वालों के घर में सब कुछ है, तो हम एक टीवी तो ले ही सकते हैं ना। बच्चों का भी मन लगा रहेगा, कहीं दूसरों के घर जा जाकर टीवी तो नहीं देखना पड़ेगा ना इन दोनों को। ये दोनों तो बच्चे हैं, तुम्हें इन दोनों को समझाना चाहिए था, लेकिन तुम खुद इन बच्चों की जिद में शामिल हो रही हो। तुम्हें तो पता है ना हमारे हालत, हम टीवी नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? आपको कुछ भी लेने को बोल दो तो आप यही बोल देते कि नहीं ले सकते हम। हाँ पापा, हमें नहीं पता, हमें भी हमारे घर में टीवी चाहिए। हमारा भी तो मन होता है ना, हमारे घर में दोस्त आए, वो भी हमारे टीवी को देखे। कब तक हम दूसरों के ही टीवी को देखेंगे? अच्छा ठीक है, तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं कुछ देखता हूँ। अगर टीवी मिल जाती है तो ले आऊंगा। चलो देर से ही सही, लेकिन अब हमारे घर में भी टीवी आ जाएगा। मोहन यहाँ बोल तो देता है कि मैं टीवी लाऊंगा, लेकिन वो टीवी लाता कहाँ से, क्योंकि उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। मोहन थोड़े दिन तक शांत हो जाता है, लेकिन रोज मोहन के घर जाने पर उसके बच्चे टीवी के लिए जिद करते। ये देखकर एक दिन मोहन दुकान में जाता है टीवी देखने, लेकिन टीवी की कीमत उसके बस के बाहर थी। सारी टीवी इतनी महंगी जो थी कि मोहन चाहकर भी टीवी नहीं ले सकता था। मोहन घर की ओर जा रहा था कि तभी उसे एक कबाड़ी की दुकान दिखती है, जहाँ पर एक बहुत पुरानी हालत का टूटा फूटा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखा था। वो टीवी को देखकर कबाड़ी वाले के पास जाता है और उसे बोलता है, भाई साहब, ये टीवी आपके काम की नहीं है तो मुझे ही दे दो, मैं अपने घर लेकर चला जाऊंगा। ये तो बहुत पुरानी है, आपके समय में ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कौन देखता है? अरे जाओ किसी बढ़िया सी दुकान से एलईडी वाली बड़ी टीवी लो ना। आप भी क्या ये पुरानी सी टीवी को पूछने आ गए? भाई साहब, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतनी महंगी टीवी खरीद सकूं, लेकिन मेरे बच्चों की जिद है कि उनके घर भी टीवी हो। मैं उनके यूं मायूस चेहरे नहीं देख सकता हूं, इसीलिए टीवी मांग रहा हूं। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आपको ऐसे नहीं दे सकता, इसके भी पैसे लगेंगे। आज के समय में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, पैसे दो और ले लो। भाई साहब, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ दिनों में मैं आकर आपको पूरे पैसे दे दूंगा। आप बस मुझे टीवी घर ले जाने दीजिए, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। पैसे नहीं है तो टीवी भी नहीं मिलेगी। आप मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो जो मैं आपको ऐसे ही टीवी दे दूं। जब पैसे हो तब आना यहाँ टीवी लेने। चलो यहाँ से, बिना बात में टाइम खराब कर दिया मेरा। बिना टीवी के मोहन घर जाता है और मोहन टीवी नहीं लाता। ये देखकर उसकी बीवी कहती है, क्या हुआ? आप तो टीवी लाने गए थे ना, अपने बच्चों से वादा किया था कि आप टीवी लेकर आओगे, लेकिन इतने दिन हो गए, रोज खाली हाथ ही घर आ जाते हो। अब क्या गरीब के घर टीवी भी नहीं आएगा क्या? मैंने एक टीवी देखी तो है, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली टीवी है, और उस टीवी को लाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए थोड़ा सा समय और लगेगा, फिर मैं टीवी ले आऊंगा। आप बस टीवी ले आओ, फिर वो कैसा भी हो,
कम से कम बच्चे उसे देखकर खुश तो हो जाएंगे, लेकिन आप तो उसे टीवी को लाने के लिए भी पता नहीं कितने साल लगा दोगे। कम से कम तुम तो बच्चों की तरह मत करो। मैं इतने दिनों से ओवर टाइम लगाकर मेहनत कर तो रहा हूँ, ले आऊंगा टीवी, थोड़ा तो सब्र करो। आज बोला तुमने और मैं कल ले आऊँ, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तुम तो रहने ही दो, बेचारे बच्चे रोज निराश होकर सो जाते हैं। मैं बोल रही हूँ 1 हफ्ते में टीवी ले आओ, वरना मैं बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। यहाँ तो बच्चों के मन की हो नहीं रही, कम से कम वहाँ तो होगी ही ना, इसलिए बहाना नहीं, टीवी ही लेकर आना आप। मुझे समझ आ रहा है तुम इतनी गुस्सा इसलिए ही हो ना कि अब तक मैंने तुम लोगों की एक भी इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन तुम मेरी बात समझो। ये मायके जाने की बात मत बोला करो, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ ना। रहने दो, आज तक घर में राशन ही आना मुश्किल हो जाता है, तो आप टीवी कहाँ से लाओगे? और अब टीवी नहीं लाए तो परेशानी और भी बढ़ सकती है, इसलिए अब आप ही सोच लो क्या करना है। सविता बिल्कुल भी मोहन की बात सुनने को राजी नहीं थी, लेकिन मोहन को सविता का गुस्सा भी समझ में आ रहा था, इसीलिए अब वो और ज्यादा मेहनत करता है। और पूरे 1 हफ्ते होने के बाद जब 1 ही दिन बचा था, तो मोहन ने अब थोड़े पैसे भी जमा कर लिए थे। वो उस कबाड़ी की दुकान पर जाकर वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीद लेता है और उसे लेकर घर आता है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लाकर वो अपने बच्चों और बीवी से कहता है, मैं तुम्हारे लिए महंगी और बड़ी टीवी तो नहीं ला पाया, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही ला पाया हूँ। पापा आप हमारे लिए टीवी लाए, यही बहुत है। और नहीं तो क्या, अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इतनी आसानी से किसी के घर पे नहीं मिलती है, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमारे घर पे, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मोहन इतनी मेहनत करके आखिरकार गरीब के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ले ही आता है, और उस टीवी को देखकर उसकी बीवी और बच्चे खुश हो जाते हैं। भगवान के ऊपर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज के लिए भगवान भरोसे पर बैठने की आदत पालना गलत है। और यही आदत दीपाली के अंदर थी, जो हर काम को भगवान भरोसे ही छोड़ देती थी, जिससे उसकी माँ ललिता बहुत परेशान रहती थी। वो कई बार दीपाली को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन दीपाली अपनी माँ की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय दीपाली उदास होकर हॉल में बैठी होती है, तभी उसकी माँ ललिता वहाँ आती है और कहती है, तुझे क्या हुआ? तेरे से कल पर 12 क्यों बजे हैं? तू क्यों सुबह सुबह मुंह बनाकर बैठी है? माँ आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, उसी की टेंशन हो रही है मुझे कि न जाने क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। होना क्या है? मुझे पता ही है तेरा रिजल्ट क्या होगा। सच में माँ, आपको पता है? बताओ ना, आपको क्या लगता है, मैं पास हो जाऊंगी ना? पास तो तू जब होगी ना, जब तूने पढ़ाई की होगी, लेकिन तू तो भगवान भरोसे बैठी थी, तो अब क्यों इतना सोच रही है? माँ आज भी मैंने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ा है, और मुझे यकीन है कि वो मुझे जरूर पास करवाएंगे। पास तो तू जब होगी ना, जब तूने पेपर में कुछ लिखा होगा, इसलिए तुझे बार बार बोलती हूँ कि हर चीज के लिए भगवान भरोसे मत बैठा कर। माँ बस भी करो ना, सच में आपको तो भगवान पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। क्या करूँ, सारा भरोसा तूने ही कर लिया है भगवान पर, तो मेरे भरोसे की क्या जरूरत है? दीपाली और ललिता आपस में बहस ही कर रही होती हैं। तभी दीपाली का भाई राहुल वहाँ आता है और कहता है, आप लोगों की बहस खत्म हो गई हो तो मैं भी कुछ बोलूं? जब देखो आपस में लड़ते ही रहते हो। ऐसी क्या बात है? माँ, दीपाली दीदी पास हो गई है, मैं अभी उनका रिजल्ट देख के आ रहा हूँ। बेटा तूने सही से तो देखा है ना? ऐसा ना हो कि तूने किसी और का रिजल्ट देख लिया हो। नहीं माँ, मैं दीदी का ही रिजल्ट चेक करके आ रहा हूँ, वो सच में पास हो गई है। देखा राहुल, माँ को तो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं है। मैंने तो पहले ही बोला था, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे फेल नहीं होने देंगे। लेकिन जब तू पेपर में कुछ लिखेगी ही नहीं, तो क्या भगवान आएंगे लिखने के लिए? मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैंने तुझे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, पेपर भी तू आधे में छोड़कर आ गई थी, तो तू पास कैसे हो गई? माँ सब भगवान भरोसे है, अब मैं तो उनके ही भरोसे रहती हूँ। देखो हो गई ना पास, अब मैं तो जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। दीपाली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी भगवान भरोसे रहने वाली बात सुनकर ललिता अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन दीपाली की भगवान भरोसे रहने वाली आदत में कोई सुधार नहीं आता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ दीपाली की शादी एक पुनीत नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है, तभी एक रोज शाम के समय दीपाली और उसकी सास कविता हॉल में बैठी चाय पी रही होती हैं। तभी पुनीत ऑफिस से घर आता है, जिसे देखकर कविता कहती है, क्या बात है बेटा, आज तू ऑफिस से बड़ी जल्दी आ गया।
तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है माँ। वो ऑफिस के बॉस के साथ कुछ बहस हो गई, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। अब दूसरी जॉब कैसे मिलेगी, इस बात को लेकर मैं थोड़ा परेशान हूँ। पुनीत जी, आप चिंता क्यों करते हैं? भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आपको जल्दी ही एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। बात तुम्हारी सही है, लेकिन भगवान पर भरोसा रखने के साथ साथ हमें खुद भी मेहनत करनी चाहिए, तभी भगवान भी हमारी मदद करेंगे। और मुझे भगवान पर भरोसा है, लेकिन मैं सिर्फ उनके भरोसे बैठकर अपना कर्म करना तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की भी मदद करते हैं। सब कुछ भगवान के भरोसे ही नहीं छोड़ना चाहिए बहू। इसका सीधा सीधा मतलब तो यही निकलता है कि आप लोगों को भगवान पर भरोसा ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ भगवान के भरोसे रहकर सब कुछ उन पर छोड़ दो। आपको देखना जल्दी ही जॉब मिल जाएगी। हर काम के लिए इसकी भगवान भरोसे बैठने वाली आदत कभी जाएगी भी कि नहीं, कि हाथ पर हाथ रख के बैठे रहो, भगवान सब ठीक कर देंगे। पुनीत जी, आप कहाँ खो गए? आपको पता है, शादी से पहले मैंने भी एग्जाम में कुछ नहीं लिखा था। आधा पेपर बीच में ही छोड़कर आ गई थी, लेकिन मैं तो सिर्फ भगवान भरोसे थी और मैं पास हो गई। बहू, ऐसा नहीं होता है। अपने हिस्से का कर्म सबको करना पड़ता है, लेकिन तुझसे कोई जीत नहीं सकता। कुछ समय बाद कविता और पुनीत वहाँ से चले जाते हैं और दीपाली अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ कई जगह जॉब के लिए अप्लाई करने और इंटरव्यू देने के बाद पुनीत को पहले से भी अच्छी जॉब मिल जाती है और वो घर आकर ये खुशखबरी अपने सभी घर वालों को बता देता है, जिसे सुनकर दीपाली फिर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना आपको कि भगवान पर भरोसा रखिए, आपको जल्दी ही जॉब मिल जाएगी। तुमने सही कहा, इतनी अच्छी जॉब तो मुझे भगवान की वजह से ही मिली है, लेकिन जॉब मुझे कर्म करने से भी मिली है। मैंने जॉब के लिए कितने इंटरव्यू दिए हैं, न जाने कहां कहां अप्लाई किया है, तब मिली है मेरे को। आपको जो समझना है आप समझिए, लेकिन मैं तो अपने भगवान भरोसे ही हूँ। दीपाली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी हर चीज के लिए भगवान भरोसे बैठने की आदत के चलते उसके घर वाले बहुत दुखी थे। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज कविता अपनी अलमारी की सारी चीजों को अपने बेड पर फैलाकर अलमारी में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी दीपाली उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है, माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपने तो बच्चों की तरह अलमारी की सारी चीजों को फैला रखा है। आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? हाँ बहू, मैं अपने सोने का हार ढूंढ रही हूँ। पूरी अलमारी खाली कर दी है, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। माँ जी, भगवान भरोसे रहिए, सब ठीक हो जाएगा और आपको आपका हार भी मिल जाएगा। बहू, अभी तू अपना ये भगवान के भरोसे रहने वाली बात मत ही बोल। मुझे वैसे ही टेंशन हो रही है कि मैंने अपना हार कहाँ रख दिया है। तू मदद करने की जगह भगवान भरोसे बैठी है। अब क्या भगवान आकर ढूंढ के दे जाएंगे? माँ जी, हो भी सकता है ना। देखिए, भगवान सबकी मदद करते हैं, आपकी भी मदद करेंगे। लेकिन बहू, सब तेरी तरह सब काम छोड़कर भगवान के भरोसे नहीं बैठते हैं ना। वो भगवान पर भरोसा करने के साथ साथ अपने हिस्से का कर्म भी करते हैं, लेकिन ये सब तेरे समझ में नहीं आने वाला है। कविता और दीपाली आपस में बहस ही कर रहे होते हैं कि तभी कविता के फोन पर उसकी बड़ी बहन का कॉल आता है, जिससे बात करके उसे पता चलता है कि उसका सोने का हार उसकी बड़ी बहन के पास है, जिसे सुनकर उसकी जान में जान आती है। जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है, बहू, अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरा सोने का हार मेरी बड़ी बहन के पास है। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना कि भगवान भरोसे रहिए, आपको आपका हार मिल जाएगा। और देखिए, मिल गया ना, खुद कॉल आ गई आपके पास। हे भगवान, मैं तेरी इस भगवान भरोसे रहने वाली आदत का क्या ही करूं? मैंने उन्हें पहले ही फोन कर कर बताया था कि मेरा हार नहीं मिल रहा, आप भी देख लो। तब उन्होंने मुझे कॉल किया है। अब आप तो यही कहेंगी, आपको भरोसा जो नहीं है भगवान पर। छोड़िए, खाना रखा है, आप खा लीजिएगा, मैं चलती हूँ। दीपाली इतना कहकर कमरे से जा ही रही होती है कि सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर उसका पति और सास वहाँ आते हैं और जैसे ही पुनीत दीपाली को हॉस्पिटल ले जाने के लिए झुकता है, तभी कविता उसे रोकते हुए कहती है, बेटा, बहू को हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत है? भगवान भरोसे बैठो, अपने आप ठीक हो जाएगी ये। वैसे भी इसे तो भगवान पर बहुत भरोसा है ना। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे चोट लगी है, दर्द हो रहा है, मुझे दवा चाहिए। इसमें भगवान क्या करेंगे? मुझे अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा ना। क्यों बहू,
भगवान है ना, वो अभी तेरे लिए यही हॉस्पिटल खोल देंगे। ना तुझे कर्म करके अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है। सारी चीजें भगवान भरोसे बैठने से ही हो जाती है ना। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि हर काम के लिए भगवान भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपना कर्म भी करना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। जिसके बाद सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। जिसके बाद दीपाली सबसे अपने हर काम के लिए केवल भगवान भरोसे रहने वाली अपनी आदत को सुधारने की कोशिश करने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।